तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग ने फिलहाल ओल्ड मैन जीवो का ये जो भी डिसाइपल था ये उसे मार चुका था और उसकी जो तलवार की म्यान थी और तलवार ये दोनों को देख रहा था। फाइनली ज़ैंग वो अपनी आंखें खोलता है। अब ये ज़ैंग वो कौन है? तो जो भी सीरीज पहले से देख रहे हैं, ये वांगलिंग का पहला रूममेट था हैंगयू सेक्ट में, पर इसने वो येलो गाय का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद से ये भाग गया था। अब जब ये ज़ैंग वो आंखें खोलता है तो ये पूछता है कि ये मर गया क्या? वांगलिंग कहता है, यार तुम तो मुझे पहचानने से मना ही कर रहे थे। फिलहाल ज़ैंग हो इससे गले मिलता है और कहता है क्योंकि मैं थोड़ी परेशानी में था, ये मेरा एक तरह से सीनियर ब्रदर है और काफ़ी खूंखार था, तो फिलहाल मैं इसके सामने तुम्हें पहचानने न पहचानने की एक्टिंग कर रहा था। अब ज़ैंग हो जो भी बाकी लोग बचे हुए थे, जैसे लिू सान ग्रुप के वो जो फ्यूचर टेलिंग एल्डर थे, इनकी तरफ उस फायर बॉल को उछालता है, पर वांगलिंग इसे रोकता है कि जाने तो इन्हें क्यों मारना है। पर ज़ैंग हो का ये मानना था कि अगर ये लोग बचे तो जाके कंप्लेन करेंगे, पर ओल्ड मैन भी वो कहते हैं कि दोनों इमॉर्टल्स, क्योंकि इन दोनों को वो समझ चुके थे कि एक कल्टीवेशन लेवल के बंदे हैं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर ज़ैंग हो मानने को तैयार नहीं था। वांगलिंग इसे बताता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक टेक्निक है। इसने एक टेक्निक ज़ैंग कुआन से खरीदा था जिससे कि किसी भी बंदे के मेमोरी को इरेज किया जा सकता है। तो फिलहाल ये इन लोगों पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और फिलहाल ज़ैंग कुछ स्वीट पोटैटोज निकालता है वांगलिंग के लिए। वांगलिंग हैरान था और मानो ये 10 साल पहले वाले ख्याल में चले जाता है। जब ये ज़ैंगो से मिला था तो इसने उसे कई सारे स्वीट पोटैटोज खिलाए थे और यहाँ पर ज़ैंगो अपनी कहानी बताता है कि 10 साल पहले जब उस येलो गाय को मारने के बाद ये वहाँ से भाग गया था तो कुछ हर्ब्स वगैरह इसने खा लिए थे, जिसकी मदद से ये की कल्टीवेशन के फर्स्ट लेयर में पहुंच गया था। वांगलिंग समझ रहा था कि 10 साल ज़ैंगो ने काफ़ी कठिनाई से गुजारे हैं और ज़ैंगो कहता है, यार तुम्हारा तो पावर लेवल शायद तुम फाउंडेशन लेवल के काफ़ी करीब हो या पहुंच चुके हो। वांगलिंग बताता है फिलहाल तो नहीं, और ये पूछता है कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड इस ओल्ड मैन के पास कहाँ से आया था। ज़ैंगो को इतना ही याद था कि इस बंदे को ये तलवार जो थी किसी गुफा में मिली थी, और ये बताता है कि तलवार तो ट्रेजर है, साथ में उसकी म्यान भी, और इस तलवार को रिफाइन करना ये और ज़्यादा टफ है। अब वांगलिंग समझ जाता है ये जो ओल्ड मैन ज़ीमो है जिसके डिसाइपल को अभी इसने मारा है काफ़ी खतरनाक बंदा होगा। और ज़ैंगो बताता है कि हाँ वो एक इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर है और शायद उनका पावर लेवल कोर फॉर्मेशन में पहुंच चुका है, और क्योंकि तुमने उसके डिसाइपल को मारा है तो पक्का वो ढूंढते हुए आएगा। डिसाइपल का जो नाम था वो था बाइस जहान, और ये कहता है कि तुम्हें हैंगयू सेक्ट वापस लौट जाना चाहिए और मैं फिलहाल टैंग फैमिली में जाकर छिप जाऊंगा, क्योंकि ज़ीमो वो वहाँ पे ज़्यादा एरोगेंट एक्ट नहीं कर सकता। वांगलिंग हंसता है कि हैंगयू सेक्ट वो खत्म हो चुका है। ज़ैंगो बताता है कि मैंने सुना तो था, पर मुझे ये पता चला था कि डाओ सेक्ट ने कब्जा कर लिया, पर अभी भी हैंगयू सेक्ट के लोग हैं। फिलहाल वांगलिंग इन मैटर को छोड़ देता है और इससे ये जो टैंग फैमिली थी इसके बारे में पूछने लगता है। अब ये टैंग फैमिली के बारे में बताता है कि शायद उनके पास नासेंट लेवल के भी सोल एक्सपर्ट्स हैं, और उस सिटी में अगर कोई रहना चाहता है तो उन्हें एटलीस्ट एक स्पिरिट स्टोन तो देना ही पड़ता है, और मेरे पास जितने स्पिरिट स्टोन्स हैं उसकी मदद से मैं वहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने टिक सकता हूँ। और वांगलिंग कहता है, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? और ये टैंग फैमिली के जो हेड थे टैंग जिंग्स थे, जो कि शायद 500 साल तक कल्टीवेट करने के बाद नासेंट लेवल के सोल एक्सपर्ट बन चुके थे। फिलहाल ये दोनों ट्रैवल करते करते आगे बढ़ते रहते हैं और सिटी के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। वांगलिंग यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस को एक्सपैंड करता है, जब इसे 2 डिसाइपल्स देखने को मिलते हैं और इनका भी पावर लेवल कल्टीवेशन के 3rd लेयर में ही था। वांगलिंग एक बार फिर से अपने डिवाइन सेंस को एक्सपैंड करता है और एक पर्सन को फील करके ये हैरान था, क्योंकि सामने वाला बंदा ये 30 साल का था पर उसका पावर लेवल फाउंडेशन लेवल पे पहुंच चुका था। और ये बंदा आगे आता है, अपनी ऑरा रिलीज करता है, तो जो भी लोग थे यहाँ पर ऐसा एकदम मानो हवा में उड़ने लगे हो। पर वांगलिंग के कारण ज़ैंगो भी फिलहाल सुरक्षित था, हालांकि वांगलिंग भी कुछ कदम पीछे हटने पे मजबूर था। ज़ैंगो कहता है, यार इस बंदे का पावर लेवल क्या है? वांगलिंग इसे बताता है कि फाउंडेशन लेवल, इसने बस अपने हाथ के दम पर लोगों को पीछे फेंक सकता है। अब ज़ैंगो भी इन लोगों को स्पिरिट स्टोन देता है और फाइनली ये दोनों सिटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दोनों बातें कर रहे थे कि चलो हमारे पास ये 500 साल पुराना जिनसेंग है, तो मे भी इसे बेचकर कुछ समय तो हम गुजार ही सकते हैं। फिलहाल वांगलिंग एक कमरे में आ चुका था और इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अब ये देख रहा था। अभी जो तलवार था मानो यहाँ से भागने को देखता है, पर वांगलिंग ने एक लेयर बना दिया था तो तलवार चाह कर भी यहाँ से निकल नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो स्वॉर्ड था ये टेलीपोर्ट कर सकता था, यानी अचानक से गायब होकर सामने कहीं पे भी प्रकट हो सकता है। और सिटूनन इसे बताते हैं कि इस तलवार का अपना दिमाग है, तो इसे रिफाइन करना काफी टफ होगा। हालांकि तुमने इसके मास्टर को मार दिया है, फिर भी थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे।
और वांगलिंग अभी समझ सकता था कि यानी ये जो तलवार है ये इसके लिए एक बहुत अच्छा वेपन बन सकता है। और फिर तलवार को ये गोल्डन सिंबल्स के थ्रू यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। और जब भी ये तलवार टेलीपोर्ट करता था तो इसका कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता था। समय बीतते जाता है और वांगलिंग लगातार इस पर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहा था, पर तलवार अभी भी ये स्ट्रगल करना नहीं छोड़ता है। हालांकि इसका पावर लेवल 15th लेयर पर था की कल्टीवेशन के, फिर भी तलवार को भी जीतने में ये नाकामयाब था। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और फाइनली ज़ैंग हो इसको आवाज देता है कि वांगलिंग वेपन स्टोर चलना चाहोगी क्या। पिलर वांगलिंग इसे मना करता है कि यार मैं बहुत मेन पोजीशन पे हूँ, यानी इस तलवार को रिफाइन करने के। ज़ैंग हो भी जाता नहीं, ये इसके दरवाजे के बाहर ही चुपचाप बैठ जाता है। समय बीतते जाता है और वांगलिंग इस समय जिसका गॉड था उसका पानी पी रहा था और लगातार तलवार को रिफाइन करने में लगा था। और बीच बीच में सिटुनान भी इसको थोड़ा गाइड करते थे और सिटुनान इससे कहते अगर तुम मेरे पास नहीं आते ना तो 10 साल में भी तुम इस तलवार को रिफाइन नहीं कर पाते। और ये मैं तुम्हें ड्रीम स्पेस की बात कर रहा हूँ, यानी वहां पे 10 साल, शायद बाहर में तुम्हें 50 साल से भी ज्यादा लग जाते, क्योंकि जो तलवार है ये कोर फॉर्मेशन लेवल का, उसमें भी हाई लेवल का एक ट्रेजर है। और जिसने भी इस तलवार को रिफाइन किया था वो एक पागल आदमी होगा। और सिटुनान कहते हैं क्योंकि मेरी बॉडी नहीं है मेरे पास, तो मेरे लिए भी रिफाइन करना बहुत टफ है। वांगलिंग कुछ नहीं बोलता है। सिटुनान थोड़ी देर शांत रहते हैं और कहते फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, नॉर्मल मेथड से काफी लंबा समय लग सकता है। मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ जिसे कि ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक कहा जाता है। हालांकि उसका एक घाटा है, रिफाइन तो तुम इसे जल्दी कर लोगे, पर अगर तलवार इंजर्ड होगा तो तुम भी इंजर्ड होगे। यानी कि नॉर्मल लोग जितना तुम्हें इंजर्ड करेंगे उससे ज्यादा अगर तलवार तुम्हारा इंजर्ड हुआ तो तुम ज्यादा इंजर्ड होगे। पर वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है फिर भी मुझे ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक बता ही दो। सिटुनान यहाँ पर थोड़ा सा माया वाला खेल खेलना चाहता था कि इसे थोड़ा डराता हूँ, पर वांगलिंग को फर्क ही नहीं पड़ता। और सिटुनान कहता है यार मुझे बहुत लंबा समय हो गया लड़कियों को टच किए हुए, उम्मीद है कि तुम मरोगे नहीं। बहुत ही डर की आदमी है ये। और फिलहाल जैसे जैसे सिटुनान इसे बताता है यानी ब्लड यूज करके मैं टेक्निक को डिफाइन नहीं करता हूँ, ये उस प्रोसेस में लग जाता है। हालांकि ये प्रोसेस भी लंबा चलता है। फाइनली वांगलिंग रूम से बाहर निकलता है और ज़ैंग हो को थैंक्स बोलता है। ज़ैंग हो भी कहता है यार मैं अभी थोड़ी समय पहले तलवार का जो हमिंग साउंड होता है वो मैं क्यों सुन रहा था, तुम कर क्या रहे हो। ज़ैंग हो उस तलवार को देखकर हैरान था क्योंकि उसमें एक ब्लडी ऑरा ये फील कर सकता था और ये हैरान था कि तुमने इसे रिफाइन कर लिया, इसमें ब्लड का सेंट क्यों आ रहा है। वांगलिंग इसको प्रोसेस हल्का सा समझा देता है कि मैंने ब्लड टेक्निक यूज किया है और जैसे जैसे मैं इससे लोगों को मारूंगा इसका ये जो ब्लडी स्मेल है ये बढ़ता जाएगा। ज़ैंग हो भी कहता है आई एम इम्प्रेस्ड, अब तो तुम्हें तुम्हारे बराबर लेवल का क्या, शायद उससे ऊपर का भी बंदा तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। फिलहाल वांगलिंग इससे बातें करता है और ज़ैंग हो बताता है कि जो मंथली एक्सचेंज होता है यानी सामान के बदले जो हम कुछ खरीद सकते हैं वो 3 दिनों के बाद है। हालांकि जो तलवार की म्यान थी ये भी इसे काफी खतरनाक फील होती है, इसके अंदर एक अलग किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। धीरे धीरे 3 दिन का समय निकल जाता है। वांगलिंग और ज़ैंग हो ये जो सिटी का ये जो ऑक्शन हाउस टाइप या जो भी बोल लो उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब रास्ते में इन्हें कई दुकानें मिलती हैं, जैसे कि एक जगह से फॉर्मेशन का एक बुक मिलता है। हालांकि इसमें 50 से 60 पेजेस थे और इसके बदले में जो ओनर था वो बोल रहा था कि 10 मिड लेवल के इसको स्पिरिट स्टोन्स चाहिए और अगर तुम खरीद नहीं सकते हो तो इसे टच भी मत करना। वांगलिंग भी सोचता है यार दाम तो काफी ज्यादा लगा रहे ये लोग। वांगलिंग यहाँ पर वुड मटेरियल्स के लिए भी ढूंढता है पर ये भी काफी महंगे थे। रात का समय होने लगता है। वांगलिंग अपने कमरे की तरफ लौट रहा था तभी तो कुछ फील करता ही है और इसकी मानो भौएं सिकुड़ जाती है। फिलहाल ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है क्योंकि एक अलग सा ही उस सन्नाटा से ये फील करता है। एक मिस्टीरियस फोर्स ये जो पूरा सिटी बोल लो या इन बोल लो इसे घेर के था। इवन वांगलिंग का डिवाइन सेंस भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वांगलिंग तुरंत ही कुछ कदम पीछे हटता है और पीछे से एक आवाज आती है कि यार तुम्हारे सेंसेस काफी शार्प है। ये जो बंदा था ये शायद 25 या 26 साल का होगा, सफेद कपड़े पहने थे इसने। फिलहाल ये बंदा 2 लोगों का नाम लेता है, टेंग जिया, दूसरे का नाम टेंग ही, कि तुम उस बंदे ज़ैंग हो को पकड़ लो और उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, उसके बाद उसे जेल में फेंक देना। फिलहाल मैं इस लॉन्डे को पकड़ता हूँ। अब वो जो 2 बंदे थे वो ज़ैंग हो की तरफ पड़ते हैं पर फिर भी वो जाने से पहले कहते हैं पर ये फैमिली के खिलाफ नहीं है, ऐसे रूल्स नहीं है यहाँ पर। अभी जो वाइट कपड़ वाला बंदा था वो कहता है अगर मेरे ग्रैंडफादर ने पूछा तो उन्हें बता देना कि ज़ैंग हो ने एक बंदे की मदद लेके अपने टीचर को मार दिया, अब हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। और फिलहाल ये बंदा ये वांगलिंग की तरफ काफी तेजी से पड़ता है और जब वो दोनों बंदे भी ज़ैंग हो की तरफ पड़ जाते हैं। वांगलिंग इधर अपने फुल पावर को यूज करता है और यहाँ से भागने लगता है। और जब ये भाग रहा था तो क्योंकि तलवार पे बैठ के भाग रहा था तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि फैंग फैमिली में ये रूल है कि कोई ऐसा उड़ के नहीं भाग सकता, तो कृपया रुक जाइए। पर वांगलिंग के पास समय नहीं था
ये स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत ही पीता है, यानी अपने गॉड में से, और भी तेजी से अपने स्पीड को बढ़ा लेता है। और वांग लिंग रास्ते में जो भी डिसाइपल्स मिलते हैं जो कि इसे रोक रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स से इन्हें इधर उधर फेंकने लगता है। अब फिलहाल वांग लिंग करे तो क्या, पहले खुद को बचाए या जैंग हू को? टैंग फैमिली सिटी से ये बाहर निकल चुका था, पर इसके पीछे ये लोग पड़े हुए थे और ये साउथ डायरेक्शन में भाग रहा था। और जो भी डिसाइपल्स थे, इनके पीछे से एक बंदा काफी तेजी से वांग लिंग की तरफ बढ़ता है और एक तलवार चलाता है। अब इस ऑरा को फील करके सिटूनान भी चिल्लाते हैं कि वांग लिंग अपने डिवाइन सेंस को समेट लो, ये जो भी बंदा है इसके पास नासेंट लेवल का ट्रेजर है, मैं तुम्हें फिलहाल टेलीपोर्ट करता हूँ। अब वांग लिंग के हाथों से एक ब्लू ऑरा निकलती है और पलक चपकते वांग लिंग यहाँ से गायब हो जाता है और सीधा 300 मीटर दूर जाके ये प्रकट होता है। सिटूनान इनकी आवाज में एक अलग ही दर्द था, यानी कमजोरी था, और कहते हैं यार ये जो बंदा है ये फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुका है इतनी कम उम्र में, और काश तुम फाउंडेशन स्टेज पे होते तो मैं तुम्हारी बॉडी को यूज कर पाता, अपनी कुछ टेक्निक्स की मदद से इसे हम हरा भी सकते थे, मैं तुम्हारी हेल्प करके भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इधर वो बंदा जो था टैंग ली, ये हंस के कहता है कि तुम पहले बंदे हो जो कि कोर फॉर्मेशन लेवल से नीचे हो और मेरे अटैक से बच गए। हालांकि मुझे जीमो ने बोला है तुम्हें मारने के लिए, तो तुम्हें मारना तो पड़ेगा। वांग लिंग इधर भाग रहा था, ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है। टैंग ली कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम कितने बार खुद को टेलीपोर्ट कर पाओगे। ये फिर से अपने स्वॉर्ड को उसी डायरेक्शन में बढ़ा देता है। तो गाइस, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं और मेरा ऑफिस रहता है 10 से 6:30, तो यार व्यूज नहीं आएंगे तो मैं वीडियो क्यों ही डालूंगा, आप ही बताओ। वैसे भी पहले चैनल पर मैं सुबह वीडियो डालता ही हूँ, तो अगर 2500 के आसपास व्यूज आएंगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो फिर 2 या 3 दिन पे ही वीडियो डाल पाऊंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।